बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी जी। वेदर चेंज हो गया है और बारिश जब हुई है, कल भी इनफैक्ट जब पूरे शहर में बारिश हो रही थी तो एक्सपेक्टेड यही था कि वेदर में जो स्विच है या हम ट्रांजिशन वेदर जिसको कहते हैं कि उसकी तरफ जाएंगे और जो खुनकी है सर्दी का एलिमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी इट्स लाइक फर्स्ट वीक। हाँ, हमने पहला वीक क्रॉस कर लिया है अक्टूबर का। सो अक्टूबर में नॉर्मली वेदर प्लेजेंट हो जाता है, लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है और प्रोडिक्शन भी यही है कि जैसे गर्मियाँ बहुत तेज़ थी, इस बार सर्दियाँ भी बहुत ज़्यादा होने वाली है। उनका स्पेल भी थोड़ा लॉन्ग होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी कि जो वेदर ट्रांजिशन है ये सबके लिए ठीक रहे, अच्छी साबित हो, बिकॉज रीसेंट टाइम्स में हमने जो सैलाब की वजह से सूरत हाल देखी है, अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी तबाही हुई है। और जब भी हम वेदर ट्रांजिशन की बात करते हैं तो जाहिर है इस वक्त जो सैलाबी इलाकों में सूरत हाल है, जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको जिस तरह से मुश्किलात का सामना है, वेदर बदलेगा तो ऑब्वियसली उनकी सिचुएशन भी बड़ी वर्स्ट होगी। सो एक बार फिर जी हमें भूलना नहीं चाहिए और हम भूलेंगे भी नहीं, लेकिन याद दहानी कराना मेरा फ़र्ज़ भी है कि समहाउ हम सबकी ज़िम्मेदारी है, इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि इस वक्त हम जितनी हेल्प हो सके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सर्दियों के वेदर में जो क्लोथिंग से लेकर एवरीथिंग, टेंट्स और सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं इन इलाकों में जिन लोगों के पास घर नहीं है। प्लीज़ अपनी डोनेशंस, अपनी हेल्प को जारी रखें। ये बड़ी अशद ज़रूरत है उन लोगों को हमारी, और हमें किसी सूरत भी इसको नज़रअंदाज नहीं करना, भूलना नहीं है। सो ये मैं ऑन एंड ऑफ आपको याद दहानी कराती रहूँगी। एक और चीज़ जो हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे और जिसको हम बार बार याद भी कर रहे हैं, उस पर बात भी कर रहे हैं, उसके हवाले से आवाज़ भी उठा रहे हैं, जो कि हम कर सकते हैं। आज ही गज़ा पर जारी इजरायली हमलों को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जी शुरू होने वाली जो जंग है तूफ़ान अल-अक्सा ऑपरेशन के बाद शुरू हुई, तब से गज़ा जो है मुसलसल इसराइली बर्बरियत का शिकार है। 2 साल में जी 67,000 प्लस फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और 170,000 के करीब ज़ख्मी हुए हैं। लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं, जबकि 20 लाख लोगों के हवाले से अगर बात करें तो बीमारी, भूख और बदतरीन मुहासरे का सामना कर रहे हैं। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इबादतगाहें, दीगर सिविलियन इमारतें सब तबाह हो चुकी हैं और गज़ा एक खंडर का मंजर पेश कर रहा है। हम सबकी नज़रों से वो इमेजेस गुजरे होंगे जिसमें बिफ़ोर एंड आफ्टर गज़ा या गज़ा का जो इलाका है इसको दिखाया गया है, लेकिन ये जंग अभी भी जारी है। सूरत हाल में गुज़िश्ता रोज़ जी मिस्र में हमास, इसराइल और बैनुल-अक़वामी जो स्टेक होल्डर्स हैं, सालिसी हैं, उनके दरमियान मुज़ाकरात का पहला राउंड हुआ है और अभी भी जारी है। लेकिन इस सूरत हाल का ये जो पहला राउंड मुकम्मल हुआ है, इसमें क्या हुआ जी, हमास ने यरगमालियों की रिहाई के बदले इजरायली इनखला, कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी जैसे मुतालबात रखे हैं। अमेरिकन वफ्द की जानिब से, जिसकी क़यादत जो है सदर ट्रंप के दामाद ने की, जबकि कतर और मिस्र भी सालिसी के तौर पर शामिल है। इसराइल की तवज्जो जी सिर्फ यरगमालियों के ऊपर मरकूज़ है, जबकि वह फ़ौजी इनखला या बफर जोन के ख़ात्मे पर अभी भी राज़ी नहीं है। हमास इसराइल बातचीत आज फिर होगी। इस सूरत हाल में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये मुज़ाकरात फ़लस्तीनी अवाम के लिए पीस लाएंगे या सिर्फ एक वक्ती सियासी पेशरफ्त साबित होगी। हमज़ा रिफ़त हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। थैंक यू वेरी मच हमज़ा, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। हम अब इस सारे एपिसोड में जब से इसका आगाज़ हुआ है हम आपसे बात भी कर रहे हैं, आपने अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं या एक्सपर्ट ओपिनियन इस हवाले से दी है। आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं जी, और हम पहले तो इस सारी बर्बरियत पे बात कर रहे थे, फिर जिस तरह से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सुपर पावर्स हैं, उनका जो रोल रहा है उस पर भी हमने बात की है। मैं चाहूँगी एक ओवरऑल एनालिसिस आप हमारे देखने वालों के सामने रखें। जी बहुत शुक्रिया अरमारा। मेरे ख्याल से अभी शर्म अल शेख जो मिस्र का रिजॉर्ट टाउन है वहाँ पे मुज़ाकरात चल रहे हैं। मुज़ाकरात के अंदर पेशरफ ज़रूर हो रही है, हमास की तरफ से पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं जहाँ पे वो बातचीत कर रहे हैं कि हम जो हैं आप लोगों के जो हॉस्टेजेस हैं वो हम रिहा ज़रूर कर देंगे। बट हमास की तरफ से एक चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी चाहिए, 2-3 स्टिकिंग पॉइंट्स हैं जिनको अगर रिजॉल्व नहीं किया जाएगा तो आगे पेशरफ नहीं हो सकती। पहला जो स्टिकिंग पॉइंट है वो ये है
कि हमास की डिसआर्ममेंट और हमास को गाज़ा की गवर्नेंस से हटा देना, ये मेरे ख्याल से एक स्टिकिंग पॉइंट ज़रूर रहेगा। क्योंकि अभी ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं शर्म शेख के अंदर, वहाँ पे हमास ने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया कि हम डिसआर्ममेंट के लिए तैयार हैं। हालांकि डिसआर्ममेंट को तैयार करना जो ट्रंप का ओरिजिनल 20 पॉइंट पीस प्लान है उसका एक हिस्सा है। दूसरी चीज़ ये है कि इजरायली मिलिट्री विड्रॉल, हमास ने कंडीशन किया है कि अगर तो आप अमन चाहते हैं तो मुकम्मल तौर पे विड्रॉल होना चाहिए। अब बात वही आ जाती है कि जब कुछ मीडिया चैनल्स ने रिपोर्ट किया है और इस चीज़ को मंजर आम के ऊपर लेके आए हैं कि ट्रंप ने जो नेतन्याहू है उन्होंने आखिरी कुछ घंटों के अंदर कुछ शिक्कें जो हैं 20 पीस प्लान के पॉइंट पीस प्लान की बदली हैं। और जब आप शिक्कों को बदल देते हैं तो उसके अंदर एक चीज़ जो बहुत बड़ा स्टिकिंग पॉइंट ये रहेगा कि क्या हमास जो है वो इस मुकम्मल विड्रॉल के अलावा कोई चीज़, कोई अरेंजमेंट को तस्लीम करने के लिए तैयार है। मेरी असेसमेंट के मुताबिक नहीं तैयार। और उसमें एक स्टिकिंग पॉइंट ये है कि इजराइल के पास वीटो पावर होगा कि वो गाज़ा की स्ट्रिप के अंदर रह सकते हैं अगर तो एग्जिस्टेंशियल सो कॉल्ड थ्रेट है, टेररिस्ट थ्रेट है गाज़ा की तरफ से। अच्छा चलो ठीक है, अगर तो इस किस्म की कोई एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है तो आप इसी तरह से रिटेलिएट करते रहेंगे, मासूम बच्चों को और ख़वातीन को आप जो है कत्ल गारत करते रहेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर अभी तक हमास ने सच कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि वायलेंस ख़त्म हो जानी चाहिए, उसके ऊपर इजरायली डेलीगेशन जो है वो खामोश था। दूसरा, उन्होंने इस चीज़ को यकीन नहीं बनाया कि डिसआर्ममेंट जो है उनकी अपनी, वो क्या इस चीज़ के ऊपर जो है राज़ी होंगे कि नहीं होंगे, इस चीज़ के ऊपर अभी तक तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जो उनका प्रीवियस स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा था कि हमास की डिसआर्ममेंट जो है वो एक नॉन स्टार्टर है। दूसरा ये कि हमास को डिसआर्म करना, उसकी डिसआर्ममेंट को यकीनी बनाना, ये कौन करेगा? क्या हमास इस चीज़ को तस्लीम करेगा कि नहीं करेगा? और आखिरी जो स्टिकिंग पॉइंट है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी की गवर्नमेंट है गाज़ा के अंदर। अब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को भी हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि लेफ्ट विंग PLO एक्टिविस्ट जो है उससे भी इजराइल काफ़ी ज़्यादा तंग है। तो लेफ्ट विंग हमास के बनने से पहले जो PLO है वो एजिटेट करते थे इजरायली ऑक्यूपेशन के खिलाफ। तो इस वजह से ये 3-4 ऐसे स्टिकिंग पॉइंट्स हैं, जब तक रिजॉल्व नहीं होंगे तो निगोसिएशंस के अंदर ज़्यादा पेशरफ नहीं होगी। अलबत्ता ये ज़रूर बात सच है कि शर्म शेख के अंदर जो पहला दिन है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग रहा है। ठीक है, शर्म शेख के अंदर पहला दिन प्रॉमिसिंग रहा है, लेकिन हमजा हमने माजी के अंदर देखा है कि जब भी इस तरह की नेगोशिएशन, ये तो हमने इस पॉइंट के ऊपर शायद पहली दफ़ा ही देखी है सारे मामले में, लेकिन इससे पहले भी जंगबंदी का मामला हो, जिस तरह से अमेरिका ने इंटरवीन किया और कहा कि जी ये मामला सॉर्ट आउट होना चाहिए, और फिर दूसरी तरफ सपोर्ट रही, ये सारे मामला समहाउ इन मुज़ाकरात के प्रोसेस को डू यू थिंक के समहाउ बड़ा सेंसिटिव कर रहे हैं फॉर पैलेस्टाइन्स उस सूरत हाल में जब ऑलरेडी वहाँ पर बहुत सारी एक चीज़ हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि चाहे वो इबादत गाहें हैं, जहाँ पर हमने हॉस्पिटल्स का जिक्र किया, स्कूल्स का जिक्र किया, आम जिंदगी, सिविलियन इमारतें, ये सारी जो मैं अपने इंट्रो में भी जिक्र करी थी, डैमेज होने के बाद एक खंडर का मंजर पेश करें, उसके बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराना समहाउ चैलेंजिंग होगा उन तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए भी जो इसमें समहाउ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। एब्सोल्युटली चैलेंजिंग तो होगा, क्योंकि 90% से ज़्यादा गाज़ा की आवाम डिस्प्लेस्ड हो चुकी है। 95% से ज़्यादा जो है वो पूरा आंकलेव जो है डेसिमेट हो चुका है, डिसफंक्शनल है, वहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है आवाम के लिए। तो इसके लिए किस किस्म का प्रपोजल आएगा? 20 पॉइंट पीस प्लान के अंदर बात तो की जा रही है रिकंस्ट्रक्शन की, और गवर्निंग अथॉरिटी के अंदर एक ट्रांजिशनल काउंसिल होगा, बट जो स्केल ऑफ डेवस्टेशन है, ये जो 2 साल के अंदर इजराइल ने एक जेनोसाइड कमिट किया है, UN स्पेशल कमेटी ने इस चीज़ को जेनोसाइड करार दिया है। साउथ अफ्रीका जैसा मुल्क जो अपार्थाइड से ऑलरेडी गुजर चुका है, वो ICJ के अंदर गया था अपना केस लेने के लिए, फ़लस्तीन का केस लेके गया था कि जेनोसाइड हो, और ICJ ने अपनी एडवाइजरी ओपिनियन भी दी थी कि जेनोसाइड हो रहा है। तो स्केल ऑफ सफरिंग के मुताबिक आपकी बात सही है कि इस पीस प्लान को इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़े चैलेंजिंग होगा, क्योंकि ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि इट इज़ ऑन इट्स ऑन अ टिंडर बॉक्स, कि एक चीज़ अगर कोई ख़राब हो जाती है तो we're back to square one। और इजराइल की तरफ से ज्यादा कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ रही। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक पेज के ऊपर नहीं है। दिस इज बेसिकली ट्रम्प्स पीस प्लान। और ये जो हमास के भी जो निगोशिएटर्स हैं, ये वो निगोशिएटर्स हैं जो कतर में जो इजराइल ने बुज़दिलाना हमला किया था उसके सर्वाइवलिस्ट हैं। ये दीज पीपल सर्वाइव दैट अटैक। तो उनका मिस्र के अंदर आना जाहिर बात है, स्केप्टिसिज्म के शिकार वो हैं, गाजा की आवाम है। हमास इज आंसरेबल टू द गाजन पीपल बिकॉज उधर जो है उनकी एक एक्टिव कंस्टिट्यूएंसी है, वो एक पॉलिटिकल अथॉरिटी है वहाँ पे। तो उधर अगर वो बात ये करेंगे कि हम इजराइल के मुकम्मल तौर पे नुकात को अग्री करते हैं तो वक्ती तौर पे वायलेंस तो ख़त्म हो जाएगा, पर जो स्केल ऑफ डेवस्टेशन है उसको रिवर्स करना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि नेबरिंग सीरिया के अंदर आपने देखा है कि जब बशार अल असद की हुकूमत गिरी और अहमद अल शरा की हुकूमत आई है
तो रिकंस्ट्रक्शन इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। हालांकि शाम के अंदर इस वक्त इलेक्शंस हो रहे हैं, तो गाजा जैसे स्ट्रिप जो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, जिसकी स्टेटस को इसराइल ने अपने तौर पे तस्लीम किया हुआ है, उसका सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि वायलेंस के साथ साथ आपको ऑक्यूपेशन खत्म करनी पड़ेगी। ऑक्यूपेशन के साथ साथ रिकंस्ट्रक्शन को रखना का मतलब यह फ़लस्तीनी अवाम एक परपेचुअल स्टेट ऑफ फेयर के अंदर होगी कि इसराइल कभी भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। तो पीस प्लान के हवाले से मेरे ख्याल से पीस टॉक्स, पीस प्लान के हवाले से ये हमने पहले भी एक्सरसाइजेस देखी हुई हैं। फ़लस्तीनी अवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल है। People are skeptical about it and I so agree with that somehow हमजा। लेकिन अभी अगर अमेरिका ने कहा, वाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अगर हमास और इजराइल जो हैं इस मामले पे, इस पीस प्लान पे कोई बातचीत फाइनल नहीं होती तो हमारे पास एक ऑल्टरनेट प्लान भी है। अब ऑल्टरनेट प्लान में क्या होगा ये तो आई बिलीव कि आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें समहाउ अगर नेतन्याहू और अमेरिका या सदर ट्रंप एक पेज पे नहीं हैं तो फिर इन नेगोशिएशंस का, इन बातचीत का, इस मुज़ाकरात का रिज़ल्ट हम कैसे कोई पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पॉजिटिव एक्सपेक्ट आप कर ही नहीं सकते। बेसिकली ट्रंप इज आफ्टर द नोबेल पीस प्राइज, और उसके लिए इस तरह की एक्सरसाइजेस करवाने का मतलब है उसके एक पॉजिटिव ऑप्टिक्स होंगे। डोमेस्टिकली डोनाल्ड ट्रंप के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अवाम के साथ, वो ठीक है, वो कॉर्पोरेट एलीट है, वो जो राइट विंगर्स हैं, आप कह सकते हैं कि जो रेड नेक स्टेट्स हैं, वो अभी भी ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। पर फ़लस्तीनी इशू के ऊपर उनको गवर्नमेंट का शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया, कैस्टिगेट किया गया था उनको डोमेस्टिकली। तो ट्रंप ये बताना चाह रहे हैं कि मिडल ईस्ट की जो पॉलिसी है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकन गुजर चुकी हैं, उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है और वो एक वर्कबल डील लेके आना चाह रहे हैं। पर इशू सिर्फ ये आ रहा है कि हमें याद रहना चाहिए कि ट्रंप का फर्स्ट दौर के अंदर भी उन्होंने एक जैरेड कश्नर प्लान, जो उनके जो दामाद है, जैरेड कश्नर प्लान उन्होंने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी, जहाँ पे अब्राहम अकॉर्ड्स को यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया जाए मिडल ईस्ट के अंदर, और उसके बदले में फ़लस्तीनियों को पैसे दिए जाएंगे, एड दी जाएगी रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एंड उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए। दैट प्लान इज़ नॉट वायबल। जब तक पैलेस्टीनियन स्टेटहुड को अमेरिका यकीनी नहीं बना लेता तो जो स्टिकिंग पॉइंट्स है वो उसी तरह से रहेंगे, स्टेटस को बरकरार रखा जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, देयर इज़ नो रियल पॉजिटिविटी आउट ऑफ दिस। इजराइल को कहा यह गया है कि आप निगोशिएट करें, ऑप्टिक्स के लिए अच्छा है क्योंकि इजराइल ने भी अपनी थोड़ी बहुत फेस सेविंग करनी है। अव्वल तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है इंटरनेशनली कि आप आएँ और बात करें, मुज़ाकरात की तरफ हम लोग बढ़ें, क्योंकि हॉस्टेजेस इज़ अ मेजर स्टिकिंग पॉइंट। इजराइल के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर हॉस्टेजेस के हवाले से नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है अवाम की तरफ से, और उसके ऊपर उसकी जो पॉलिसी है बाकी पॉलिसीज़ के साथ है वो फेल हो चुकी है, वो हॉस्टेजेस को वापस नहीं लेके आना चाह रहा। इस वजह से नेतन्याहू ये बताना चाह रहा है कि हम मुज़ाकरात में बिलीव करते हैं सो कॉल्ड, और हमास की तरफ से भी ये है कि हम शराइत को मानने, कुछ शराइत को मानने के लिए तैयार हैं। बट बात वही आ जाती है कि क्या सस्टेनेबिलिटी है इस पीस प्लान की? क्या गाजा की आवाम को ये एक्सेप्टेबल होगा, हमास को एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा? और सबसे बड़ा अरमाला मेरे हिसाब से ये है कि सीज फायर टॉक्स आर टेकिंग प्लेस इन शर्म एल शेख एंड ऑलमोस्ट घंटों के अंदर और ज़्यादा नस्ल कुशी हो रही है। तो यहाँ पे एक तरफ सीज फायर की बात की गई, वायलेंस के अंदर कोई स्टॉपेज नहीं है, एंड दैट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली, दैट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच हमजा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। हमजा रिफत हुसैन हमारे साथ मौजूद थे जी। आज 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं गज़ा पर जारी इजरायली बर्बरियत की, उस हवाले से हम बात करे थे, और जो पीस प्लान और जो पीस टॉक्स जारी हैं इनका क्या रिजल्ट आएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। वैसे तो हमने मौसम की बात प्रोग्राम के आगाज़ में की थी, लेकिन चूँकि मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान की सर्दी की आमद है, कहीं बारिश हो रही है तो कई इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ मौसम की पहली बर्फ़बारी भी हुई है। बालाई इलाकों में जी बर्फ़बारी से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है और लोगों ने जो गर्म लिबास हैं वो भी पहनना शुरू कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में अगर बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में भी साथ साथ पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। ये आप कुछ विजुअल्स देख रहे हैं, ये कल के हैं। पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों की बात की जाए तो बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे वेदर जो है काफ़ी हद तक प्लेजेंट हो गया है। और सबसे बड़ा मसला पंजाब में स्मॉग की पेश की इतला, जदीद निज़ाम जी फॉल कर दिया गया है, इससे क्या होगा और जो स्मॉग से बचाव के लिए इकदाम है उस पर भी बात करेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमें मुख्तलिफ शहरों से ज्वाइन कर रहे हैं। लाहौर से अहमद हसन हमारे साथ मौजूद होंगे, इस्लामाबाद से एहतशाम यूसुफ हमें ज्वाइन करें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, एहतशाम और अहमद हसन। एहतशाम, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ, ज़रा हमें बताएं इस्लामाबाद का वेदर कैसा है? कल तो बारिश हो रही थी, आज क्या कैसे सुबह से हम देख रहे हैं वेदर को? अरमला, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इस्लामाबाद का मौसम जो है वो
ख़ासा हमें खुशगवार लग रहा है और मेरे चेहरे के तासुरात से और इस्लामाबाद की हवा में जो खुनकी है, शायद उससे आप अंदाज़ा लगा सकें कि इस्लामाबाद में जाड़े की पहली दस्तक जो है वो हमें महसूस हो रही है और दारुल-हुकूमत के मौसम में इस वक्त जो है वो खनकी की मिक़दार, उसके असरात हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा था कि इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार चलता रहा। पूरा दिन जो है हमने बग़ैर किसी वक्फ़े के बारिश होते हुए हमने देखी, जिसके बायस दर्जा हरारत इंतहाई कम हो चुका था और गुज़िश्ता रोज़ का जो दर्जा हरारत था वो हमें तकरीबन 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता हुआ, नीचे गिरता हुआ हमें महसूस हुआ। आज के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त जो है वो आसमान पर सूरज की किरणें जो है वो बिखर रही हैं और सूरज अपनी आबोताब के साथ चमक रहा है। और महकमा मौसमियात की तरफ से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मौसम के हवाले से आज ये बताया जा रहा है कि दिन के औकात में जो है वो बारिश का इम्कान नहीं है। ताहम शाम को जो है वो सूरज की किरणों की जगह बादल जो है वो आसमान पे बसेरे डालेंगे। और ओवरऑल में अगर आपको इस्लामाबाद और रावलपिंडी और इस्लामाबाद की खुसूसन अगर आपको मैं बताऊँ मौसम के हवाले से, तो ख़ज़ां से कबल जो मौसम है जो कि एक जिससे आप एक रोमानवियत का एक असर भी हमें आता हुआ महसूस होता है, चूँकि जो दरख्तों के पत्ते हैं वो हमें ज़र्द होते हुए यहाँ पे महसूस हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो शायद इसे आप शायरों और अदीबों का मौसम कह सकती हैं, चूँकि इंतहाई खूबसूरत इस वक्त इस्लामाबाद का मौसम हो रहा है। और मैं कह सकती हूँ, और इस्लामाबाद वैसे ही मुझे बड़ा शायराना सा शहर लगता है, तो आई एम श्योर कि आपने इसको जो तशबीह दी है शायरों के मौसम से, आई एम श्योर ऐसा ही होगा। अहमद हसन भी हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। अहमद, आप बताएं, लाहौर में तो वैसे इतना शायराना नहीं है मौसम, लेकिन चले हम थोड़ा बहुत तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में। जी देखें अर्मिला, लाहौर भी इस्लामाबाद से पीछे नहीं है। मौसम जो है लाहौर का काफ़ी तब्दील हो चुका है। लाहौरियों ने काफ़ी शदीद गर्मी जो है वो बर्दाश्त की, ताहम गुज़िश्ता जो रोज़ है बारिश के बाद अब शहर का मौसम खुशगवार है। दिन और रात में जो है वो खुनकी है और सर्दी की आमद अब बाकायदा तौर पर महसूस की जा रही है। जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो काफ़ी जो बाइकर हजरात थे उन्हें हमने यहाँ पर देखा कि वो जैकेटें और जर्सियाँ पहने हमें दिखाई दी है। शहर का इस वक्त मजमूई दर्जा हरारत 19 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात का बताना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा शहर का दर्जा हरारत जो है वो 24 से 25 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और दूसरी जानिब अगर मैं सूरत हाल इस वक्त बताऊं तो मैं लिबर्टी चौक पर मौजूद हूं, जहां पर इस वक्त सूरज और बादलों की आग में चली जा रही है, सर्दी महसूस की जा रही है। मैं खुद भी इस वक्त जो है धूप में खड़ा हूँ और धूप की जो किरणें हैं वो इंतहाई अच्छी जो है वो महसूस हो रही हैं जिस्म को। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का बताना है कि जनूबी पंजाब लाहौर में 2 से 3 रोज़ के दौरान वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, जिससे सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा। और लाहौरी आपको पता है कि खाबों के भी शौकीन हैं, तो जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है तो शहरी जो है फूड पॉइंट्स का रुख कर रहे हैं। मछली और हलवा पूड़ी से जो है सुबह के नाश्ते तगड़े हमने यहाँ पर शहरियों को करते देखा। दूसरी जानिब जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है, जो लाहौर और पंजाब का मसला है स्मोक का, वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इस वक्त शहर का मजमूई AQI इंडेक्स जो है 85 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि इन्वायरमेंट के डिपार्टमेंट का ये बताना है कि इस हवाले से जो है वो काफ़ी इंतजामात कर लिए गए हैं। मैं अगर आपको गुज़िश्ता साल की बात बताऊं तो गुज़िश्ता साल इसी महीने में जो था स्मोक ने शिद्दत इख्तियार कर ली थी, क्योंकि बारिशें नहीं हुई थी, खुश्क मौसम चल रहा था। ताहम इस वक्त जो है शहर की सूरत हाल ऐसी है कि 85 AQI इंडेक्स जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि एक नया जदीद फाल सिस्टम भी महकमा एनवायरनमेंट की जानिब से फाल किया गया है, जो स्मोक की प्रेडिक्शन जो है वो पहले ही कर देगा। और इससे निबटने के लिए 16 वाटर कैनन्स जो हैं उनका इस्तेमाल शहर में किया जा रहा है, जो कि फाल कर दी गई हैं, जबकि मजीद 6 जो हैं वो भी शहर में लाने का इम्कान है। ठीक है, चले, आई एम ग्लैड छिड़काव करेंगी और इसकी जो स्मॉग से बचाव के इकदाम शुरू कर दिए गए हैं और इसके हवाले से हमारी तैयारी है। थैंक यू वेरी मच अहमद हसन, आपका भी, और साथ साथ एहतशाम आपका भी, कि आप दोनों में मौसम की सूरत हाल के हवाले से अर्ली इन द मॉर्निंग बता रहे थे। जी, अभी हमने लाहौर और इस्लामाबाद की बात की है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम सवात का जिक्र ना करें, जहाँ पे इस मौसम या ट्रांजिशन होते हुए मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। तो इस वक्त हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है समद अंजुम, वो सवात पे मौजूद है, वहाँ के मौसम की कहानी सुना रहे हैं। जी समद, बताइएगा। जी बिल्कुल अर्मला, सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को गुड मॉर्निंग। सवात की ठंडे और खुशबूदार फिजाओं से सब नाज़रीन को मेरा सलाम।
देखिए अरमला, आज सवात का मौसम वाकई बदलकर कुछ नया बन गया है। कल तक धूप की फिजा में हल्की गर्मी का एहसास था, लेकिन आज सुबह जब आंख खुली तो लगा जैसा मौसम में अचानक करवट बदल ली हो। बादल गुज़िश्ता दिनों से आसमान पर छा गए हैं, ठंडी हवाएं चल रही है और यूं महसूस हो रहा है जैसे वादी ने खुद को कंबल में लपेट लिया हो। सवात की मैदानी इलाकों बरीकोट, पिंगावरा, कबल, मठा और ख्वाजाखिला में वक्त वक्त से बारिशों का सिलसिला जारी है। छतों पर टपकने वाली बूंदों की आवाज और दरख्तों की पत्ते जो बारिश से चमक उठे हैं, ये सब मनाजिर देखकर दिल खुश हो जाता है। लोगों ने गर्म कपड़े पहन लिए हैं, बाजारों में चाय और नाश्ते की दुकानों पर खास गहमागिनी है। कोई दोस्तों के साथ बैठा चाय के मजे ले रहा है तो कोई नाश्ते के साथ साथ बारिश का लुत्फ भी उठा रहा है। दूसरी जानिब मैं कालाम के हवाले से बात करूँ तो कालाम, मलंगजाबा, बहरीन और मदेन के पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा हुआ है। कालाम के बुलंद पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है और बर्फ की सफेदी ने वहां के मनाजिर को एक हसीन हवा में बदल दिया है। बादलों की दबीज तह के नीचे पहाड़ जैसे खामोशी से सफेद चादर ओढ़े सो रहे हो। दरख्त की शाहों पर बर्फ जमी है और फिजाओं में एक अजीब सकून, एक खामोश खुशबू फैली हुई है। सयाह भी बड़ी तादाद में इन इलाकों का रुख कर रहे हैं। कोई बर्फ में चलने का लुत्फ उठा रहा है, कोई वीडियो बना रहा है और सबकी ज़बान पर एक ही जुमला है कि यार सवात वाकई जन्नत है। मुकम्मल मौसमियात के हवाले से मैं बात करूँ तो उन्होंने इम्कान जाहिर किए है कि बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला जो है ये अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा और दर्जा हरारत में भी मजीद कमी की पेशेनगोई की गई है। लिहाजा शहरियों और सयाहों को एहतियात और गर्म मलबूसात का खास ख्याल रखने का मशवरा दिया गया है। किसानों के लिए बारिश रहमत और सयाहों के लिए एक यादगार लम्हा है। सवात का मौसम आज भी वही कहानी सुना रहा है जिसमें कभी बारिश की खुशबू है, कभी बर्फ की चमक और हमेशा एक दिल को छू लेने वाली खामोश और खूबसूरती। तो अरमला, यही था आज का मौसम सवात से, जहां बादलों ने रंग भरा है और पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। जी थैंक यू वेरी मच समद, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा मौसम है और वही बात है कि एहतियात जो टूरिस्ट हैं उन्होंने भी अपने तौर पे मुकम्मल करनी है। अच्छी चीज़, जैसे हम बदलते मौसम की बात करते हैं, ज़ाहिर है हमारी बॉडी भी उसके आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन के साथ ख़ुद को मोल्ड करती है, लेकिन जैसे मौसम बदलता है बहुत सारे ऐसे वायरसेस हैं, फ्लू है, खांसी, गला, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं और बहुत तेज़ी से फैल भी रहे होते हैं और ये आमतौर पर बहुत हम कैजुअली या लाइट लेते हैं इन बीमारियों को या इस तरह के वायरल इन्फेक्शंस को। लेकिन इस बदलते मौसम में आपने क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ तारड़ साहब मौजूद हैं जो कि हेड हैं ENT डिपार्टमेंट फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड कॉलेज। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। वेलकम जी, बहुत मेहरबानी, आपने बुलाया है सर। ये जो हम बदलते मौसम की बात करते हैं और बड़ा नॉर्मल सा होता है जी, गला ख़राब हो गया, नाक फ्लू बहना शुरू हो गया, ये सारी वो चीज़ें हैं जो समहाउ हमने बड़ी कैजुअली ली होती हैं, लेकिन हर मौसम में हमें फेस करना पड़ता है। क्या किया जाए एहतियाती तदाबीर? जी, इसमें एक तो चीज़ ये ज़हन में रखना होगी कि जब मौसम बदल रहा है तो हमें ये समझना है कि बदल रहा है, हम भी बदलें थोड़ा सा। बिल्कुल, ये बाज़ औक़ात हमसे इग्नोर हो जाती है चीज़। जिस तरह पिछला सीज़न चल रहा होता है बस वो उसी तरह ही बिहेव कर रहे होते हैं, हम वो चेंज एक्सेप्ट जल्दी नहीं कर पाते, इस वजह से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मौसम की जब चेंज मींस टेम्परेचर जैसे पहले ज़्यादा था अब कम हो रहा है। जब टेम्परेचर कम होता है तो नाक में जब टेम्परेचर नाक का ओपन है ना, बाहर के टेम्परेचर के मुताबिक अगले पार्ट का टेम्परेचर कम हो जाता है। उस वक्त जब कम होता है तो कम टेम्परेचर पे वायरसेस भी ग्रो कर लेती हैं। जब वो ग्रो करती हैं तो ज़ुकाम लग जाता है, पतला पानी जैसे बहना शुरू हो जाता है। एक इफ़ेक्ट उसका ये है, वायरसेस के ग्रो यूँ ठंडे टेम्परेचर में करती हैं। दूसरा, ठंडे टेम्परेचर के अपने असरात कुछ होते हैं नाक के और जिस्म के ऊपर, वो भी होते हैं। कुछ हमारी लाहौर की हवा बड़ी पोल्यूटेड है, वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। हम उसके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हवा साफ़ करने के लिए, सारी दुनिया ने कर लिया, हम नहीं करते। तो वो जो मामलात हैं वो सारे इसमें रोल प्ले करते हैं। फिर उसके ऊपर कुछ इजाफी चीज़ें ये आती हैं कि अगर एक को कुछ हो गया वो हम दूसरों को दे लेते हैं। बिल्कुल। स्कूल में किसी एक बच्चे को हुआ तो चंद दिनों में वो पूरी क्लास को और चंद ही और दिनों में पूरे स्कूल को वो लग जाता है। तो वो जो मामलात हैं उसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत है। वो मैं सजेशन कुछ देता हूँ, अगर अमल हो सके तो। पहले नंबर पे तो हमें अपनी हवा भी साफ़ करने की लाहौर की कोशिश करनी चाहिए। इस पर बहुत ज़रूरी है कि हवा साफ़ की जाए। इतनी पोल्यूशन हो, हवा साफ़ ना हो तो कुछ मसाइल उन केमिकल्स की वजह से जो अंदर नाक में आते हैं वो हर वक्त पहले ही चल रहे होते हैं। नाक का अंदर से एटमॉस्फेयर नॉर्मल नहीं रह रहा होता, ऊपर से जब ठंड आती है तो और जल्दी ज़रा असरात हो जाते हैं।
अब जो टेम्परेचर जब ठंडा होता है तो उस वक्त हमें एडजस्ट करना चाहिए उसके साथ कि नाक को कवर कर लिया करें, मास्क लगा लिया, या मास्क नहीं, लड़कियों के पास जैसे दुपट्टा हो तो ज़रा कवर कर लिया जब ठंड सामने ज़्यादा आए। तो मैं तो गर्मियों में भी सजेस्ट करता होता हूँ कि जब एसी चलें तो सीधा चेहरे पे ना आया करें, सही, कि वो टेम्परेचर नाक का कम करते हैं, उससे सांस की नालियाँ इरिटेट होती हैं, उनमें वायरसेस उनसे भी ग्रो करती हैं, प्लस और कुछ टेक्निकल चेंजेस भी आती हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत ठंडा टेम्परेचर डायरेक्ट नाक में नहीं भेजना होता। मौसम की ठंड हो तो बाहर निकलते वक्त मास्क पहना दिया करें, बच्चों को भी और बड़े भी पहना करें। दो फ़ायदे हो जाएंगे। नंबर 1, पोल्यूशन के पार्टिकल ज़रा मोटे होते हैं, वो अंदर उससे मास्क से गुजर के अंदर नहीं आएंगे, ठंड भी डायरेक्ट नाक में नहीं जाएगी। मास्क और नाक के दरमियान एक वार्म एयर की छोटी सी लेयर बन जाती है, बाहर से आने वाली हवा उस लेयर से गुजर के आती है, तो नाक के अंदर ठंडी हवा नहीं जाती। जब ठंडी हवा डायरेक्ट नहीं जाएगी तो जो ठंड की वजह से, कोल्ड टेम्परेचर की वजह से वायरसेस ने ग्रो करना है वो नहीं करेंगी, तो ज़ुकाम से बच जाएंगे। फिर जब किसी को हो ही जाए तो वो दूसरों से कम इतना फासला रखें, 3 फुट के लगभग का, बिल्कुल सही, टच ना करें एक दूसरे के ऊपर, छींक ना करें, खांसी ना करें एक दूसरे के ऊपर, लगभग 3 फुट का फासला। जो बच्चे जैसे जाते हैं एक दूसरे के गले मिलते हैं, ठीक है प्यार है, दोस्तियां हैं, लेकिन जब ज़ुकाम है तो दोस्त को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, थोड़ा सा फासला रखना चाहिए। तो इस तरह वो स्कूल के बाकी बच्चों की भी सेहत भी ठीक रहेगी, उनके जो बीमार हो के स्कूल नहीं आ पाना, जो पैसे लगने हैं इलाज के ऊपर, उनसे बचत हो जाएगी। और यूँ ये चीज़ें मैनेजेबल हैं अगर हम थोड़ा सा भी कोशिश करें और थोड़ा एजुकेट करें। इसमें एक पॉइंट मैं और कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि बच्चे हैं ये तो नहीं करते, इस बात पे मुझे इख्तलाफ है सबसे। ठीक है, बच्चे यंग एज में बहुत फर्टाइल होते हैं, ज़हन बड़े अनपोल्यूटेड होते हैं, वो जल्दी सीख जाते हैं। हाँ, बच्चों को अगर हम एजुकेट करें तो वो सीख जाते हैं, हम एजुकेट नहीं कर पा रहे। यही बात है, ये सो राइट। हमें बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए कि वो नहीं सीखते, बच्चे सीखते हैं, उनकी सीखने की उम्र है। हाँ, बड़े इनफैक्ट नहीं सीख रहे होते, बड़े नहीं सीख रहे होते, आदतें पुख्ता हो जाती हैं, उनकी पुख्ता हो जाती हैं। बच्चों को सीखा, मैंने देखा है जी, मुझे आके कुछ माओ ने शिकायत की कि हमारा बच्चा अब कहता है कि जी डॉक्टर साहब ने तो ये कहा था, अम्मा आप क्यों नहीं कर रहे। चलें, गुड, बच्चे इतना सीख जाते हैं। तो इसलिए हमें ये तासुर चेंज करना है, और इसमें आप भी रोल प्ले करें मीडिया के थ्रू भी, कि बच्चे लर्निंग के मोड में होते हैं, उस फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं, उनको जो अच्छी बात बताएं, बुरी बात बताएं, दिखाएं करके, वो याद कर लेते हैं, वो हो जाती है। तो इसलिए बच्चों को इस उम्र, छोटी उम्र में सिखाने की ज़रूरत है। बच्चे अमल कर, बच्चे अच्छे हो गए तो आहिस्ता आहिस्ता अगली नस्ल बदल जाएगी। बड़ों ने तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बदलना नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने ये बात की है, हमारे यहाँ मैं चूँकि आप डॉक्टर इस हवाले से आप बिल्कुल पर्टिनेंट पर्सन है जिनसे सवाल किया जा सकता है। हमने एक ही चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि अगर घर में किसी एक को फ्लू या कोई ऐसी चीज़ हुई है तो घर में कोई एक शख्स होगा, वो उठेगा, ओवर द काउंटर जाएगा, एंटीबायोटिक उठाएगा, ला के घर में कहेगा बच्चों को ये खिला दें, बड़े ये खा लें। ये जो ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल है, कितना ख़तरनाक है फॉर सच स्मॉल इशूज़ जो कि नज़ला ज़ुकाम खांसी जिसकी हम बात करें। नहीं, आपने बड़ा ही ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो रेज़ किया है। एंटीबायोटिक्स की बहुत सारी ऐसी सिचुएशन में ज़रूरत नहीं होती, ख़ासकर ये जो सर्दी आने पे पतले पानी का वो ज़ुकाम लगता है ना, ज़ुकाम लगे तो पतला पानी सा बह रहा होता है, ये टिपिकली वायरस की वजह से होता है। और वायरसेस का एक तरीका है कि शुरू में थकावट सी महसूस करते हैं जब वायरस इन्फेक्शन शुरू होती है, 3 से 5 रोज़ थके थके रहते हैं, फिर बुखार होना शुरू होता है, और बुखार ज़्यादा भी किसी को होता है, किसी को कम भी होता है, ह्यूमन बींग्स में फ़र्क होता है, वायरसेस में भी फ़र्क होता है। और फिर 3-4 रोज़ या 5 रोज़ के बाद वो बुखार ठीक हो के तो वो रिकवर हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स में जिनमें वायरसेस का ज़ुकाम है, ठंड लगने से हुआ है और पतला पानी आ रहा है, इनमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती, सही तो नहीं करने चाहिए। इन्होंने 5 से 7 रोज़ या ज़्यादा 10 रोज़ में ठीक हो जाना है इंशाल्लाह। तो ऐसे बच्चे या बड़े, उनको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, जब बुखार है तो बुखार के लिए कोई कालपोल सिरप, पैनाडोल, ब्रूफेन, जो सिरप मिलता हो आसानी से उनको कंफर्टेबल रखना है। जो पानी ज़ाया हो रहा है ज़ुकाम के रास्ते, या बच्चा खाना पीना कम हो गया तो फ्लूइड इनटेक उसका अच्छा रखना है। लिक्विड जो लेने वाले हैं वो लेते रहें, बुखार की सादा सी दवाई लें, और घर में रहें, स्कूल ना जाएं। बड़े भी जाएं तो 3 फुट का फासला रख लें दूसरों से, ताकि दूसरों को ना दे सकें। ये हो गया इसका एक पहलू कि इससे हफ्ता 10 दिन में वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जो एक्टिव फेज़ है, जिस वक्त ज़ुकाम लगा हुआ है, उस वक्त तो बिल्कुल भी दूसरों को नहीं वो देना चाहिए, घर में भी और इर्द गिर्द भी कहीं। जो एंटीबायोटिक्स की बात आपने की, उसमें पॉइंट यह है कि जब वो थिक हो जाए मादा,
बुखार मज़ीद परसिस्ट करे, लंबा हो जाए, जितना पीरियड मैंने पहले बताया उससे बढ़ जाए और थिक डिस्चार्ज निकल रहा है या फर्दर अलामात बढ़ गई हैं, हेडेक या फेस पेन या गले में ज़्यादा दर्द या उस तरह के मामलात आने शुरू हो गए हैं, उस वक्त फिर बेहतर है किसी डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर एंटीबायोटिक्स ले लें। ये ठीक है, डॉक्टर्स को दिखाना एक सिस्टम है, दुनिया में इंश्योरेंस के सिस्टम है वगैरह वगैरह, यहाँ ज़रा वो उतना नहीं हो सका, लोग झिझकते हैं, लेकिन बीमारियों का सही इलाज शुरू में कर लेने में बहुत फ़ायदा है। लेटर ऑन कॉम्प्लिकेट हो के जब करना पड़ता है डॉक्टर्स को इलाज, तो मरीज़ को भी तंगी होती है, उसका ख़र्चा भी ज़्यादा होता है और तकलीफ़ भी ज़्यादा होती है। इसलिए बेहतर ये है कि जल्दी कर लें ताकि टू निप द इवल इन द बड, मशहूर कहावत है कि कोई भी प्रॉब्लम मेडिकल का ख़ास कर है तो उसको जल्दी से ट्रीट करने में ज़्यादा एडवांटेज है कि थोड़ा प्रॉब्लम है जल्दी ठीक भी हो जाएगा। कॉम्प्लिकेट करके करेंगे लेटर ऑन तो नुकसानात ज़्यादा होंगे, उससे बचने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। तो इसलिए ये जो एंटीबायोटिक्स का तरतीब है, इस इस्तेमाल का इस तरतीब से हम कर सकते हैं जिस तरह मैंने जिक्र किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने जो बात भी की कि चंद बेसिक सिम्टम्स हैं जो अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर हैं तो आप जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब लास्ट टाइम भी जब मैं कोविड का इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि कोविड के टाइम पे हमें मोर और लेस इसी तरह के सिम्टम्स थे और लोग बड़े कंफ्यूज थे कि हमें कोई खुदा न खास्ता वायरल है या हमें कोई कोविड के सिम्टम्स हैं। तो ये जो आइडेंटिफाई करना होता है समहाउ इन इन्फेक्शंस में, ये कितना इम्पॉर्टेंट होता है और कितना टाइम आपको खुद ऑब्जर्वेशन के बाद डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए? जी, एक तो ये चीज़ जैसे पहले पॉइंट पे बात हुई ना, वायरसेस जो आम ज़ुकाम के कई नाम है, उनके नाम लेना टेक्निकल बात हो जाएगी, मैं नहीं लेना चाह रहा कि वो जो वायरसेस ज़ुकाम वाली हैं, कॉमन वायरसेस, ये तो इसी तरतीब से 5 से 7 रोज़ या 10 रोज़ में ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल सही। ये एक नंबर 1 हो गया। एहतियात उनकी वही है कि कोल्ड से बचना, एक दूसरे को ना देना, फिर अपने एयरवे, नाक, गला, सांस की नालियों की सफाई करना, स्टीम लेके स्टीम बड़ा रेगुलरली लेनी चाहिए उन दिनों, कम से कम 3 दफ़ा। अगर नॉर्मल सेलाइन जिसको हम कहते हैं हल्के नमक वाला पानी, उसकी स्टीम लें तो सांस की नालियों की सफाई हो जाती है। सांस की नालियाँ जब क्लीन होती हैं तो वर्क बेहतर करती हैं। दूसरा, उनके ऊपर जो डर्टी पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं छींक आने से, खांसी होने से। फिर जो सिक्रीशंस इन्फेक्शन होने के से आती हैं या अपनी सिस्टम की कुछ सिक्रीशंस होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं, तो आप फ्रेश हो जाते हैं, काम ठीक करते हैं। फिर उसके साथ थोड़ा न्यूट्रिशनल फूड उस वक्त मिलने चाहिए। नंबर 1, पीने वाली चीज़ें, लिक्विड्स की कमी ना आए। इलेक्ट्रोलाइट्स करने हैं तो वो फ्रूट्स या जूसेस उस वक्त इस्तेमाल बेहतर करने चाहिए। खाना पीना कम होता है तो जो देना है वो ज़रा न्यूट्रिशियस हो, कि उसमें विटामिन्स भी हों, मिनरल्स भी हों, थोड़ा प्रोटीन और बाकी चीज़ें भी हों। हमारे यहाँ रिवाज है कि मीठी चीज़ें लोग बहुत खाते रहते हैं या गोश्त बहुत खाते हैं। ये 2 ही आइटम नहीं है फूड के, और बेशुमार चीज़ें हैं। बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना चाहिए। और इन दिनों ख़ासकर जिन लोगों में पहले से कोई कमी हो किसी विटामिन्स की, या अदरवाइज़ अनीमिया हो, या कोई और बीमारी हो, या एज की एक्सट्रीम हो, बच्चे या बूढ़े या और ज़्यादा जो बीमारियों का इलाज करवा रहे हों जिनकी वजह से उनकी रेजिस्टेंस कम हुई हो, ये कुछ वो लोग हैं जो एट रिस्क ज़्यादा होते हैं, जिनको और ज़्यादा मसाइल होते हैं। लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया उसका एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये है, ये प्रिवेंशन अगर करते जाएं जिनका मैंने जिक्र किया है, तो वो वायरस इवन जो ख़तरनाक भी होती हैं अगर लगती हैं, आप ये करते जाएं, दूसरों को भी ना दें, आपने एयरवेज को क्लीन रखें, साथ आपने जो डिफेंस सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए जो न्यूट्रिशियस डाइट है वो लेते जाएं। तो कोरोना तकरीबन सभी लोगों को हुआ है, लेकिन सभी लोग फौत नहीं हुए। बिल्कुल। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। कि अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो कोरोना टाइप भी कोई वायरस है तो आपको तंग नहीं कर सकेगी। नहीं करेगा, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप भी इस पर एम्फेसाइज करें अपने मीडिया में कि ये प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज़ और जो एट रिस्क लोग हैं उनको जल्दी पहचान के उनका जल्दी उस लिहाज से ट्रीटमेंट करना शुरू कर लेना, और जो स्ट्रेटजीज़ उसको कंफर्टेबल रखना, आइसोलेट कर लेना, ये करेंगे और खौफ की कोई ज़रूरत नहीं है। सच्ची बात बिल्कुल ठीक है। वो करेंगे सारे मामलात तो ख़तरनाक जो वायरसेस हैं उनसे भी बचत हो जाएगी, जो सादा है उनसे भी बचत हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। कोरोना के टाइम पे भी बड़े इनिशियल स्टेज पे अभी कोई कोरोना हुए को महीना 1.5 हुआ था, तो मुझसे किसी ने इंटरव्यू किया तो मैंने ये बात बताई उस पर। बिल्कुल सही। उस पर अमल नहीं हो सका, बहुत सारे लोगों ने बड़े एंटीबायोटिक्स बड़ी चीज़ें की और वो लोग तंग हुए जिन्होंने अल्टीमेटली हम सब का जो एक कंसेंसस बना था मेडिकल प्रोफेशन का, जो ये सिंपल स्ट्रेटजी वाले जिन्होंने अमल किया था वो बेहतर है, बेहतर रह गए। चलें, आई एम ग्लैड, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ताड़ हमारे साथ मौजूद थे जी। मौसमी तब्दीली के साथ जो अपनी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है उसके हवाले से बात कर रहे थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट से करवाने वाले हैं, जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तान का जो किलिंग पॉजिटिव इमेज पेश किया है, बल्कि एक खास साइलेंट रेवोल्यूशन भी लेकर आए। हम सब हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म्स देखते हैं, उनके ऑस्कर्स, ग्रैमी अवार्ड्स, ये सब हम फॉलो भी करते हैं, लेकिन जो उनका म्यूज़िक बनता है उसके भी बहुत ज़्यादा डाई हार्ट फैंस पाकिस्तान में मौजूद हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस म्यूज़िक की जो क्रिएटिविटी है उसमें एक पाकिस्तानी यंगस्टर, एक आर्टिस्ट का कितना बड़ा रोल है। हमारा जो एक कह ले फ़ख्र भी होता है जब भी कोई पाकिस्तानी इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। इस वक्त हमारे साथ तौरीस मौजूद हैं और ये इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, जिन्होंने फिल्म जो है जून 2 के लिए ग्रैमी अवार्ड भी इनको मिला है। और तौरीस ने एक दिहाई से ज़्यादा जो हॉलीवुड के लेजेंड है हैंस जिमर, उनकी क्रिएटिव टीम में एक बतौर इम्पोर्टेंट जो पार्टिसिपेंट है, एक एज ए टीम मेंबर किरदार अदा किया। आप इनके साउंड की क्रिएटिविटी को देखें तो आपने टॉप गन मैवरिक का म्यूज़िक सुना होगा, डनकर्क का म्यूज़िक सुना होगा, इंटरस्टेलर का म्यूज़िक सुना होगा, और अब इनकी एमी जीतने वाली या ऑस्कर जीतने वाली जो पहली जून फिल्म है उसमें भी आप इनका म्यूज़िक सुन सकते हैं। जी, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कराची से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन ये अब इंटरनेशनली हॉलीवुड के अंदर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इस वक्त तौरीस हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच तौरीस, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। हाउ हैव यू बीन? Good. I'm great. Thank you for having me. It's a pleasure to be here. थैंक यू सो मच। अच्छा तौरीस, मुझे ये बताएं, ये जो आपका जर्नी रहा है कितना रोलर कोस्टर रहा है फ्रॉम कराची टू हॉलीवुड एंड नाउ, अब आपको जिस तरह से ग्रैमी मिला है, हाउ डज इट फील? It feels like I've been a lot more busy than I've ever been before. It's really been amazing to have so many people be so excited about this and to have so many people reaching out with a lot of love and congratulations and support. So it's been a really pleasant surprise, and I'm trying really hard to keep up with everything that I'm suddenly a lot of new stuff going on. That's amazing. So winning the award, winning the Grammy for June, how does it feel? You know, as a Pakistani, हम सब बहुत प्राउड फील करते हैं somehow जब भी कोई ऐसा पाकिस्तानी इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा हो। ज़ाहिर ये जर्नी आपका स्टार्ट हुआ जिस तरह से, और अब ये अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है somehow तौरीस। Gee, I mean, it has been a long journey. I've been a musician most of my life, and I didn't know. I had no idea that things were going to go this way. How I even ended up working for Hans Zimmer was kind of a very just a lot of good luck and being at the right place at the right time. I think I've worked very hard in that role, and I think, you know, I'm very thankful for the opportunities that I've gotten for it. But it's, you know, it's one of those things. It's very hard to predict how a career in entertainment and music is going to play out. But I think it's just, if you show up and you keep doing your best at it, and you're professional and you care about what you're doing, you end up somewhere maybe you didn't expect. But I don't know. It's a pretty nice place to be. दैट्स अमेजिंग। सो अभी आप अपने सोलो सिंगल एज एन आर्टिस्ट आपने अपनी रिप्रेजेंटेशन की है। ये जर्नी बिकॉज आपने यू वर टॉकिंग अबाउट हैंस जिमर, आपने उनकी क्रिएटिव टीम में काम किया है बहुत अरसा और बहुत अच्छे ब्लॉकबस्टर मूवीज़ में, जो कि एक बड़ी पहचान बनी है इन टर्म्स ऑफ, यू नो, म्यूज़िक। सो अब आप एज अ सोलो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, ये कैसा सफ़र है और ये कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपके लिए? और इस सोलो अब जो आपका सिंगल है इसके हवाले से भी बताइएगा। Gee, so you know, there's been a lot of काफी unexpected learning opportunities in my journey, and I was a guitar player I've been a guitar player for most of my life at this point, and when I used to write music, it was very centered around my guitar playing. And working with Hans, the thing that I specialize in doing is actually, every time we work on a film, my job is to help
figure out how do we make this film sound unique. So we're creating virtual instruments. We're taking sounds and turning them into something you can play melodies and chords and rhythms with that aren't necessarily traditional instruments. And so it's like every time you go to paint a picture, you're getting a new set of colors. And adopting that approach with my music, where I suddenly went, oh, I don't have to just write with guitar. I don't have to just write for a rock band type setup. I can kind of paint with whatever color I want. That was something that I learned from being in this position, and I just so happen to now be a specialist in creating those colors. That's amazing. So tell us about your single, Cannibal Cathedral. What's about it, right? So, a lot of times when I write songs, I'm not really sure what they're about until I'm done writing it. And it's one of those things that if I focus too hard on trying to make it mean one specific thing, it kind of falls apart. The line from the chorus was something that just popped into my head one day. I was like 1 a.m. and I was going to my kitchen to get a snack, and this melody and these lyrics popped into my head, and I just sang them into my phone really quickly. And that just kind of stuck with me for a few years, and then I sat down and tried to write this thing, and I had this vision of almost like, it is sort of cinematic in my mind. If you ask me what does the song mean, I'd say, what does it mean to you? Because for me, it wasn't really so much about saying one particular thing. It was about trying to pull you into a world, make it sort of immersive, and you're the character in this story, and seeing how it plays out for you. That's very interesting answer, I must say. तो वैसे normally, because normally how do you know? Sometimes हम जब कोई music सुन रहे होते हैं, जब कोई specific genre भी सुन रहे होते हैं, so somehow बहुत सारे लोगों के लिए वो relatable भी होता है. कुछ सुनकर आपके उस music के आदी हो जाते हैं. So आपने कराची से स्टार्ट किया. मैंने अपने इंट्रो में भी बताया you were born and brought up in Karachi, right? So कराची में जो हम पाकिस्तानी म्यूज़िक को, और जब हॉलीवुड ज़ाहिर है एक बहुत डिफरेंट लीग है, और हम जब म्यूज़िक की बात करते हैं, जो सिंक्रोनाइजेशन है या रेजोनेट करना है उस म्यूज़िक के साथ, अब वाज इट चैलेंजिंग फॉर यू? Was it challenging for me to resonate with the music that I was trying to write, given my upbringing? Is that's what you're asking? Yes? Yeah. So I think for me, because I think I don't write very traditional Pakistani music, even in the scope of what is Pakistani pop music, Pakistani rock music. I think even what I'm doing is a little bit different from that. I think for me, the way that I've always written music, or certainly have been gravitating towards this way more and more, is that I just have this idea of something that I can't find anywhere else. And so since I can't find that song that's going to give me that feeling, I have to make it. ओके. अच्छा, अब हम आपने चूँकि आपका ये जर्नी एज अ आर्टिस्ट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आप अपने सोलो और सिंगल्स पे काम कर रहे हैं, तो हम इस लेटर ईयर के अंदर क्या एक्सपेक्ट करें? आपकी कोई एल्बम आ रही है, यू वर्किंग ऑन योर सिंगल्स, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ म्यूजिक योर लिसनर्स लिसन? So I'm going to be putting out more singles. So every few weeks, you can expect to find a single. If you follow me on Instagram, I'm just Taurees, Taurees. Same thing on Spotify or anywhere that you find your music. So keep an eye out. Every couple of weeks, putting out a new single. At some point, we might turn that into an album or an EP. But right now, one of the things as a new artist in the digital age is you have to be strategic with how you put things out, because now we have algorithms that are reacting to everything that you release. And so it turns out that the best way to do it, up until you guys heard about my Grammy, no one had heard of me before. So when no one's heard of you, that's the best way to do it, is have a single come out every couple of weeks. So that's what we're doing for now. And now I'm so lucky to have all of a sudden so many people I didn't know who were going to be interested. So yeah, thanks again for wanting to know about this. That's amazing. So I can see your award, right? Grammy, behind yes. you. So I really want to show it to us, because obviously. Oh, okay. You want the close up, yeah. I want the close up, right. yeah.
Sure. All Oh right, here wow, we go. lovely, lovely. Congratulations once again, Thank you, Taurus. thank ये बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड आई बिलीव मैं आखिर में आपसे सवाल पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री पे भी करूँगी बिकॉज आपका आगाज़ चूँकि और आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान से है, हमारे यहाँ जो यहाँ पर आर्टिस्ट हैं समहाउ उनके लिए आप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बेहतर हो रही हैं, बट एट द सेम टाइम when we talk about international platforms और अपनी recognition करना, अब still it's very challenging for young artists जो कि इस तरह से काम कर रहे हैं और जो solely music के ऊपर depend कर रहे हैं. आपको gap कहाँ पे लगता है ज़्यादा, तौरीस? मुझे लगता है कि one of the things when you look at like the European or American music industry, right? Not so much happening now, but back when the music industry in the West became this explosion, right? They took a lot of risks. They showcased talent that they weren't really, they were like, okay, this person is doing something new and interesting, but we don't have a formula for it. Now we've gotten into this place where we've done that so many times and people are trying to figure out now, how do I do this again? Yeah. And that makes us very risk averse. So I think even in our industry in Pakistan, especially because there's limited resources, people, in a sense, I mean, it's scary to take a chance on something that you don't know how people are going to react to. But I know that there are lots of artists in Pakistan who are doing very interesting things that wouldn't just be interesting to what's going on in Pakistan, but is actually something that I think the entire world would appreciate. And I think we need to start being willing to take that risk. I mean, if I didn't leave Pakistan and take a big risk trying to get into Hollywood and the American music industry, I wouldn't have done what I've done. I agree. And I think we need to enable people to take those risks and support them rather than trying to just play it safe, because playing it safe is boring. We've already done it. If you want to keep doing the same thing over and over again, keep doing the same thing over and over again. That's interesting. Yeah, playing safe is, somehow old school thing. Don't be dangerous, रिस्क लेना चाहिए जिंदगी में, ठीक हो गया. In the end, Taurus, हमारे platform से anything you want to say to your listener, to your fans, and anything you want to say, you can. Just I'm so blown away with how many people have been interested in my story and my music, and I want to say thank you again to everyone who has followed, who has listened, and anyone who hasn't, if you're interested, please come and check it out. We've got in the next few months, I'm going to have a lot of other interesting things going on as well. One of the things that we're trying to put together right now is a sort of master class that I can come to Pakistan and sort of do a creative audio production workshop with professionals in our industry who are interested in growing their skill set. And so if you're interested in any of that, do follow me on Instagram, and we'll keep you updated on that. So yeah, but thank you again for everyone who's been interested and who has continued to be interested. It's been amazing. Thank you very much, Taurus. बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया. Next time you're visiting Pakistan, you're definitely coming on a show in our studios, right? Sounds good. All right. Lovely. Thank you. It was lovely having you on the show. Taurus हबीब हमारे साथ मौजूद थे जी. ग्रैमी अवार्ड विनर है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. उनसे आपकी मुलाकात करवाई. ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी. ब्रेक के बाद वापस आ गए. प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, लेकिन आज हमारे सेट पे कुछ मेहमान आए. उन मेहमानों का तारुफ मैं आपसे बाद में कराती हूँ. मैं थोड़ा डरी हूँ, लेकिन किचन में जाएंगे. शेफ अजमल शाह हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. मैम कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक. आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह. क्या बन रहा है आपके किचन में आज बीफ चिली ड्राई विद एग फ्राइड राइस. ठीक है. और क्या तैयारी होगी है, रेसिपी बता दें हमें. मिस इसकी रेसिपी ये है कि सबसे पहले कोशिश करें कि जब भी आप बीफ चिली बनाएं तो आप अंडरकट का बीफ यूज़ करें, क्योंकि वो गलने में बहुत आसान होता है, थोड़ी जल्दी गल जाता है. अदरवाइज जो दूसरा मीट होता है रान का, दस्ती का, वो गलने में काफ़ी टाइम लेता है. तो कोशिश करें कि आप लें और इसको जूलियन कटिंग में या बिल्कुल स्लाइस कटिंग में आप करेंगे तो वो बिल्कुल फ्लैट खाने में ईजी हो जाएगा, च्यूई नहीं होगा खाने में. ठीक है. और अब इस पर आप हल्का सा कॉर्नफ्लोर लगाएं. फॉर एग्जांपल अगर 1 kg बीफ है तो आप उस पर 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लगाएं और 3 टेबलस्पून ऑयल के साथ हल्का सा सॉल्ट पेपर लगा के इसको अच्छे से मिक्स करें और डीप फ्राई
फ्राई में आप इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें। ठीक है। देन आप इनको बर्तन में निकाल के इनका ऑयल ड्रेन होने दें कि इसका अच्छी तरह से ऑयल ड्रेन हो जाए। तब आप इसके एक बर्तन में डालें जिसमें थोड़ा सा ऑयल और चॉप्ड गार्लिक, ठीक है, वो आप डाल के थोड़ा सा सोते करें। और देन आप इसमें ऑयस्टर सॉस जो किसी भी ब्रांड की आप ले सकते हैं, आप 1 kg में 4 टेबलस्पून ऑयस्टर सॉस के डालें। सोया सॉस का यूज़ करें। सोया सॉस के लिए आपको मुख्तलिफ ब्रांड मिलते हैं, ठीक है। आप कोई भी ब्रांड उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और रेड चिली सॉस बाज़ार से मिलती है। अगर वो इन केस ऑफ रेड चिली सॉस आपको बाज़ार से नहीं मिलती तो आप घर में जो रेड चिली होल होते हैं उसको बॉयल करके उससे बना सकते हैं। उसमें विनेगर और केचप का मिक्सअप कर लें, या आप थोड़ा केचप और रेड चिली क्रश ले लें। ठीक है, ठीक है। क्रश को इस्तेमाल करके आप रेड चिली सॉस बना सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छी टेस्टी बनती है। बिल्कुल ठीक है। और इसको सोया सॉस लगाएं, अच्छी तरह टोस्ट करें। देन एग फ्राइड राइस के लिए मैं एक उस पर भी टिप देना चाहूँगा। राइस पे अक्सर इश्यूज रहते हैं दे दें हमें जी, क्योंकि राइस पे अक्सर मुझे फीडबैक आती थी हमारे चावल कभी दम में ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो राइस के लिए बड़ा सिंपल है, इसके आप अक्सर ख़वातीन बॉयल करती हैं, मैंने कभी भी राइस बॉयल नहीं किए। मैं कहता हूँ कि राइस को आप कुक करें जैसे बिरयानी को कुक करते हैं। आपने 1 kg राइस में 200 ग्राम ऑयल का इस्तेमाल करना है और जितने राइस है इतना ही पानी डालना है। अक्सर मैंने ख़वातीन से सुना है कि हम डबल पानी डालते हैं या इसको बढ़ा के डालते हैं, मगर आपने सिर्फ इसको कम से कम 25 मिनट तक से 30 मिनट तक पानी में भिगो के रखना है। और इसको आप बर्तन में थोड़ा सॉल्ट पेपर डालने के बाद इसको दम लगा दें। अब जो दम लगाना है ना आपने, वो सिर्फ टेक्निक है कि आपने घड़ी की तरफ देख के 15 मिनट 15 मिनट दम लगाएं। आपका चावल कभी भी ना अप होगा ना डाउन होगा। ठीक है, हमारा ये रेडी हो गया। जी जी मिस, इसको प्लीज फाइनल प्रेजेंटेशन आप इसकी कर दें। ये जी बीफ चिली ड्राई रेडी हो गया। शेफ़ अजमल ने हमें रेसिपी भी बता दी, थैंक यू वेरी मच। और इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन आप देख लें। मीनवाइल अब जो मेहमान हमारे पास आए हैं हम उनका तारुफ करा दें। मैं डर के करा रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, बड़ा क्या हो रहा है। अच्छा जी, आप लोग बहुत सारे लोग पेट लवर्स होते हैं जिनको शौक़ होता है कि वो मुख्तलिफ़ तरह के पेट्स अपने घरों में रखें, और ख़ास तौर पर वो लोग जिन्हें कैट्स एंड डॉग्स स्पेसिफिकली पालने का शौक़ होता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इन जानवरों की जो एक यूनिक ब्रीड है, खूबसूरत नस्लें हैं, पाकिस्तान में कहाँ से मिलती हैं? हम आपको आज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे प्लेटफॉर्म के हवाले से बताने वाले हैं जो एक बड़ा मुनफरिद किरदार अदा कर रहे हैं जी। और ये प्लेटफॉर्म मैं ना सॉरी मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं इधर से बोलती हूँ तो ये एक डॉग मेरे पास आने लग जाता है, तो मैं डर रही हूँ। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त CEO है K9 केनल लाहौर के ज़की नईम। और ज़की के बारे में मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ ये म्यूचुअल भी हैं, और इनका जो काम है बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स पेट लवर्स हैं और उनके पास पेट्स हैं और उन सब की देखभाल इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे होती है। सो ज़की, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच अर्मिला। थैंक यू सो मच। K9 केनल लाहौर आपका वेंचर जो कि 5 साल से आप रन कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 5 ईयर्स। कैसा जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ इट वाज अ पैशन प्रोजेक्ट, इट इज़ स्टिल इज़ बट इट हैज़ ग्रोन। लाइक एक बच्चा ग्रो होता है तो ये भी एक अच्छा खासा बिजनेस बन गया है। बिल्कुल इंटरेस्टिंग। अच्छा ज़की, मुझे ये बताएं कि आपका प्लेटफॉर्म किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? आप लोग इंपोर्ट भी करते हैं, फिर उसकी ग्रूमिंग एंड वेटनरी सब कुछ एक रूफ में मिलता है? इट्स लाइक अ वन स्टॉप शॉप। अगर आपको कोई पपी परचेज़ करना है तो हम इंपोर्ट भी करवा के दे सकते हैं आपको डिफरेंट कंट्री से, और ब्रीडिंग भी नॉर्मली करा के देते हैं। इसके अलावा हमारे सीनियर ट्रेनर हैं असद, ये भी आए हैं जो डॉग ट्रेनिंग करते हैं ऑल ओवर लाहौर। इसके अलावा वेट सर्विसेज हमारे अपने वेट हैं, और हमारा जो क्लिनिक है वो DHA में है। DHA कौन से फेज में? H मार्केट में। H मार्केट में है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी हमारे पास कैट्स भी हैं और एक पपी भी है, और ये भी एक बहुत क्यूट सा है जो कि अब डर के बैठ गया है, पहले मुझे ये डरा रहा था। इनके हवाले से बताएं। ये दोनों कैट्स की ब्रीड्स हैं। ये एक मंचकिन है। इसकी स्पेशलिटी है कि इसकी जो टांगें हैं बिल्कुल छोटी रहती हैं। इवन द कैट ग्रोज, द टांगें इसकी छोटी रहेंगी। या अच्छा। और ये ब्रिटिश शॉर्ट हेयर है इसके साथ। वो एक पूडल है। ओके। वो एक बीगल पपी है। ओके। अच्छा जी, आप कैमरामैन आप लोगों का काम है कि आपने इनको दिखाना है। सबसे पहले तो ये क्यूट सी कैट्स दिखा दें जो कि बहुत अच्छी लग रही है, और मेरा दिल कर रहा है कि इनको आप ज़रा नीचे छोड़िए, मेरे पास ना आए तो। मैं चाहती हूँ ज़रा आप इनको ये देखें जी।
और ये एक मंचकिन और एक ब्रिटिश शॉर्ट हेयर है। ओके, अच्छा ज़की मुझे ये बताएं कि नॉर्मली आ जाओ, खैर है अब मुझे ये बताएं कि लोगों का इंटरेस्ट कैसा है, बिकॉज हमारे यहाँ बहुत सारे लोग पेट लवर्स हैं, दे लव कैट्स, दे लव डॉग्स, और हमारे फ्रेंड्स में भी बहुत सारे लोगों को शौक है, सो वी ऑल नो। तो आपने अभी तक जो सबसे यूनिक कोई ब्रीड इंपोर्ट कराई हो या ब्रीड कराई हो जो आप पाकिस्तान में किसी ने रखी है? आई थिंक सो हमने बहुत सी ऐसी ब्रीड्स मंगाई हैं, लेकिन जो मेरी पर्सनल फेवरेट है वो हमने मंगवाई थी बर्नीज माउंटेन डॉग। तो बहुत रेयर ब्रीड है, वो हमने मंगा के दी थी। और एक शरपाई हमने रिसेंटली मंगा के दिया है। उस स्पेशलिटी क्या है इन ब्रीड्स की? दे वेरी ब्यूटीफुल डॉग्स। जो शरपाई है उसके मुंह पे इतने रिंकल्स होते हैं कि जैसे इसकी आपको बालों की वजह से नज़र नहीं आ रही आंखें, लेकिन उसके रिंकल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उसकी आंखें नज़र नहीं आती। अच्छा, ओके ओके। अच्छा ज़की मुझे बताएं कि लोगों की अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं भी जानना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग रखते तो हैं पेट्स, बट समहाउ ये जो सर्विसेज आप लोग दे रहे हैं बहुत कम अवेलेबल हैं लाहौर में। तो अगर मैं बात करूँ, हर किसी को इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती, और फिर लोग जाते हैं तो एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म होना चाहिए somehow, because people love pets like their own children. I believe that कि having a pet is a big responsibility, and it's actually like have you explained it कि अपने बच्चों की तरह ही होता है। And we have like immense pet lovers here. हमारी जितनी भी clientele है, they're like amazing pet lovers, and actually they treat their pets as their kids. So obviously it's quite difficult कि लोगों को उस तरीके से नहीं मिल पाती, लेकिन हमारी सर्विसेज यही है कि हम यहाँ हमेशा गाइड करते हैं लोगों को और बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अभी तक आपके पास जो सर्विसेज अवेलेबल हैं, लोग आते हैं तो नॉर्मली घरों के अंदर क्या ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो लोग करते हैं उन्हें नहीं करनी चाहिए, सिंस यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट? आई थिंक सो व्हेन वी बाय अ पपी सबसे बेस्ट ये होता है कि हम ओवर फीडिंग कर देते हैं कि जो आता है बच्चे को, जैसे बच्चे को खिला देते हैं कि बच्चा तो भूखा रहता है, लेकिन हमें पपी या किटन को ओवर फीड नहीं करना चाहिए, उससे उनको डायरिया होता है, विच लीड्स टू दे हैज़र्ड्स, हेल्थ हैज़र्ड्स। ओके। और इसके अलावा क्या ग्रूमिंग रिलेटेड हमें कुछ बताएं? ग्रूमिंग ऑब्वियसली बहुत मुश्किल और बड़ा ज़रूरी काम है, क्योंकि इनके बाल बहुत होते हैं, स्पेशली कैट्स के, तो इनको एक प्रॉब्ली वंस अ वीक ग्रूमिंग सेशन चाहिए होता है। वंस अ वीक ग्रूमिंग सेशन चाहिए होता है। अच्छा, ये कहते हैं पेट रखना बड़ा एक एक्सपेंसिव शौक है, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव शौक, ऐसा है? अब हो गया है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि ऑब्वियसली डॉग फूड या कैट फूड इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, एंड लोकल फूड भी हैं, बट ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी और जो इम्पोर्टेड फूड की क्वालिटी थोड़ी डिफरेंस है, इम्पोर्टेड फूड थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। That's why. तो असद, आप हमें बताएं, आप जब ग्रूम कर रहे होते हैं या इनकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, सो क्या डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं हमारे देखने वालों को बताएं? डिफरेंट एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, लेकिन हम बेसिकली सिखाते हैं क्या इसको कहते हैं, बेसिक ओबीडियंस। अच्छा, लाइक उसमें सिट डाउन स्टे, हेलो हाई फाई, खाने का स्टे, ये सारी चीज़ें हम डॉग्स को मतलब सिखाते हैं। और कितना टाइम लगता है इनको सीखने में? ये मैक्सिमम 3 से 4 आवर्स थ्री से 4 मंथ्स लग जाते हैं। मंथ्स लग जाते हैं। ओके। सो अभी ये इनको जाहिर है समझाना एक जानवर उस तरह से नहीं होता, सो चैलेंजिंग क्या होता है सबसे मुश्किल जो टाइम लगता है किस चीज़ में? स्टे पे, जो स्टे की कमांड है उस पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ओके। तो ज़की मुझे बताएं, वर यू आर पेट लवर जो इस वजह से सोचा आपने, या एक्सीडेंटली हुआ इस वेंचर को स्टार्ट करने का प्लान? नहीं, आई हैव ऑलवेज बीन अ पेट लवर। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस विद माय पेट्स वाज आई वाज 6 months old, एंड अकॉर्डिंग टू माय फैमिली आई वाज लाइक, हमारे घर जर्मन शेफर्ड होते थे, आई वाज सिटिंग इन बिटवीन देम होल्डिंग अ बनाना, मेरी जो फीमेल पपी था, बिच थी, उसकी पपी जो था उसने मेरा केला खा लिया था। सो या दैट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। एंड व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है हसीब, उसने मुझे हमेशा कहा कि यू शुड डू व्हाट योर पैशन इज़। So I started it as a passion project, and still it is running as one. And I will say thanks to Haseeb, उसने मुझे motivate किया। That's interesting. अच्छा, जाहिर है मेरी तरह बहुत सारे लोग होते हैं जो people are scared of, cats and dogs. क्या उनको क्या बताएंगे, कैसे ना डरे हम लोग ना? I think so. Dogs normally intimidate करते हैं, अगर आप डरते हैं तो आपको डराते हैं, लेकिन if आप डरेंगे नहीं। मैं नहीं कह रहा कि हर कुत्ते से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि कुछ एग्रेसिव भी होते हैं, लेकिन मोस्टली आपको डराते हैं, और अगर आप नहीं डरेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएंगे। We know aggressive dog, जिसको अभी बात कर रहे थे, we know one. हमारी एक दोस्त है हदिया, उनका एक डॉग है हल्क,
जो कि बहुत एग्रेसिव डॉग है, और जब जब हम जाते हैं तो मुझे तो बहुत डर लगता है, और उसको कंट्रोल करना इट्स अ टास्क, राइट? नहीं, हल्क को डरा, हल्क बहुत एक शिट्जू है लोगों के लिए, लेकिन उसमें एक डोबरमैन की रूह है, मैं हमेशा ये कहता हूँ। कैसे कैसे? आई थिंक सो, ही इज़ वेरी मच पैम्पर्ड। हाँ, ही इज़ द मिडिल चाइल्ड ऑफ द हाउस, उसको मिडिल चाइल्ड सिंड्रोम है। आई अग्री। वैसे अच्छा, अब अपने प्लेटफॉर्म के हवाले से ज़की मुझे ये बताओ कि ज़ाहिर है एक्सपैंड करना होता है हर चीज़ को, मुझे अपने टारगेट्स रखे होते हैं, लोगों की जो डिमांड है उस पर डिपेंड करता है कि किसको कब क्या रिक्वायरमेंट है किस ब्रीड की। फॉर्चुनेटली आई थिंक सो वी आर लाइक द फर्स्ट जिनके जितने भी ऑर्डर्स आते हैं सब प्री बुक्ड होते हैं। प्री बुक्ड होते हैं, या एंड हमारी ट्रेनिंग सर्विसेज भी ऑल ओवर पाकिस्तान तो नहीं, बट ऑल ओवर लाहौर वी आर लाइक द फर्स्ट एंड विद लाइक द बेस्ट ट्रेनर्स वी हैव इन टाउन। हमारे सीनियर ट्रेनर से ज़्यादा आ नहीं सके, वरना वो भी आते तो वो आपको और बेहतर गाइड करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ज़बरदस्त। तो K9 Kennel, राइट? K9 Kennel लाहौर। और इस पे मुझे बताएं, इंस्टाग्राम, बहुत सारे लोग अगर कुछ लेना चाहते हैं, पोर्ट कराना चाहते हैं, कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, हाउ कैन दे कॉन्टैक्ट? वो हमें गुड मॉर्निंग पब्लिक का रेफरेंस देंगे तो हम फिर उनको डिस्काउंट भी देंगे। डिस्काउंट मिलेगा जी आपको मेरे रेफरेंस देख के, और जो पेट लवर्स है ज़ाहिर है। अच्छा, इन द जबकि मुझे ये बताओ कि पेट्स रखना एक, जैसे अभी हम पहले बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समहाउ। क्या आप सजेस्ट करोगे, सिंस यू आर इन द बिजनेस फॉर ओवर 5 years, कि क्या चीज़ें डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको करने चाहिए? अगर आप इस चीज़ के प्रिपेयर नहीं है, देन यू शुडंट गेट अप अ पेट और पपी और अ कैट। आई थिंक सो व्हाट जो ज़्यादा मेजर इशू आता है जिससे लोग भाग जाते हैं या उनका शौक़ ख़त्म हो जाता है, एक तो इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट यू शुड हैव द राइट पीपल जो आपको गाइड कर सकें। हम नॉर्मली चीज़ ले लेते हैं और उसका फिर हम उस तरह से ध्यान नहीं रखते या हमारा शौक़ ख़त्म हो जाता है। इट्स अ फैमिली मेम्बर, इट्स नॉट अ थिंग, यू जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दैट, कि ये आप इफ यू आर अडॉप्टिंग अ पेट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट एज फैमिली। मतलब फैमिली की तरह आपको ट्रीट। अच्छा, मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि जी इनको यहाँ पे ऐसे छोड़ दें, ये जहाँ जाना चाहते हैं मेरे अलावा, जहाँ आना चाहते हैं आ जाए, उसको ना छोड़िएगा प्लीज, इनको छोड़ दें। हाँ, वो जो आपके हाथ में, आप बीगल को भी, हाँ उस वो, अच्छा जी, ये देखें, अच्छा इसको हाँ ऐसे करें, वाओ, इधर मत आना, देखो इनसे, ओके, ये तो पीछे चली गई है और ये भाग गई हैं दोनों, वाओ इंटरेस्टिंग यार, न्यू एक्सपीरियंस था। ओह वाओ, वो एक उधर चली गई है क्या? ये मजेदार है काम। अच्छा सर, कि आप मुझे बताइए, आपने कितने पेट्स रखे हुए अपने पास? आई ऑलमोस्ट हैव लाइक 7 to 8 dogs। 7 to 8 dogs? जी जी। वाओ। और कौन कौन से हैं आपके पास? आई हैव बीगल्स, फ्रेंच बुलडॉग्स, जर्मन शेफर्ड्स, ग्रेट डेन्स एंड गोल्डन रिट्रीवर्स। तो इन सबको आप मैनेज कैसे करते हैं मुझे? मैं अब खुद उस तरीके से अपने पास नहीं रखता, मैंने अपने जितने हमारे स्टाफ है उन सबको मैंने 2-2 डॉग्स अपने रख दें, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं मैनेज कर सकूं। लेकिन आई एम प्लानिंग टू इम्पोर्ट वन फॉर माई सेल्फ अब रिसेंटली। आई एम प्लानिंग टू गेट अ डैल्मेशियन बैक। ओह वाओ, इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये इतना लेजी क्यों हुआ भाई? इसका नैप टाइम है क्या? ये इसका नैप टाइम है, इट्स लाइक 50 days ऑफ अ पपी। तो अच्छा, ये इसलिए भी, हाँ, इसलिए बहुत ये स्लो थोड़ा है। स्लो है। ये देखे ना, ये वो थोड़ी देर बस हो जाता है। क्या कर रहा है ये? चल रहा है। इंटरेस्टिंग। अच्छा ज़की, मुझे एक और चीज़ बताएं कि जो डॉग्स की ब्रीड है, सबसे यूनिक ब्रीड कौन सी है जो कि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा लोग एज अ पेट रखते हैं? आई थिंक सो जर्मन शेफर्ड इज लाइक, वो ग्लोबल डॉग कहूँगा मैं उसे, ठीक है, क्योंकि वो पाकिस्तानी लेकिन वर्ल्ड में भी बेस्ट सर्विस डॉग है और लोग पसंद भी करते हैं उसको। जर्मन शेफर्ड, ओके। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से आप कुछ कहना चाहें हमारे देखने वालों को, इफ़ दे गेट सर्विसेज डन फ्रॉम यू, फ्रॉम इम्पोर्ट टू ग्रूमिंग एंड वेटनरी सर्विसेज, एनीथिंग यू वांट टू से? आई थिंक सो पेट इंडस्ट्री इज बूमिंग, इट्स अ वेरी ह्यूज मार्केट इन पाकिस्तान, एंड अगर आप हमें गुड मॉर्निंग पब्लिक का रेफरेंस देंगे तो हम आपको डिस्काउंट भी देंगे और हम आपको एक शायद गिफ्ट भी दे दें। ओह वाओ, नहीं गिफ्ट नहीं, आप बस इन्हें डिस्काउंट दे दें। जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो K9 Kennel लाहौर, DHA एच मार्केट पे इनका ऑफिस भी है, आप जा सकते हैं, अपने
पेट्स को। कोई भी सर्विसेज आपको रिक्वायर्ड है आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जकी, बहुत शुक्रिया। अस्ता आपका बहुत शुक्रिया। और आपका नाम सॉरी क्या है इनका नाम? विक्टर। विक्टर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। और एक बिल्ली हमारी उधर ही चली गई है, उसको पकड़ हाँ उसको बाद में पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं। आप अभी प्रोग्राम को खत्म हो रहा है जी। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।